जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और ये जो लेक्चर है ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। चाहे आप बात करें सिविल सर्विसेज की, सीडीएस की, एनडीए की, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये अभी एंड में आपको समझ आ जाएगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम यहाँ कवर करने वाले हैं वन बाय वन। और आप मान लो ये जो हमारी हिस्ट्री वाली पीवाईक्यू बैच है और पीवाईक्यू क्रैश कोर्स की जो बैच है, इसका ये बेस्ट लेक्चर होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म की बात करेंगे, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार। तो सबसे पहले हम ब्रह्मो समाज से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन चीज़ें कवर करते जाएंगे। तो जब भी ब्रह्मो समाज की बात आती है हमारे मन में डेफिनेटली राजा राम मोहन रॉय जी का नाम आता है, क्योंकि हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहते हैं, यानी भारतीय पुनर्जागरण का पितामह। रेनेसा क्या है? देखिए, जब सोसाइटी इवॉल्व करके मॉडर्निज्म की तरफ जाती है तो उसे हम रेनेसा का नाम देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न इंडिया के फाउंडर या फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किन्हें कहते हैं, तो डेफिनेटली आप राजा राम मोहन रॉय के साथ जाइएगा। इनका जन्म वैसे 1772 में होता है, राधानगर बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी में था उस टाइम। तो सबसे पहले अगर वन बाय वन हम कवर करें राजा राम मोहन रॉय जी के विषय में, तो इन्होंने आत्मीय सभा को इस्टेब्लिश किया था। क्या नाम है? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा मतलब, आत्मीय का मतलब होता है एक तरीके से आप फ्रेंड कह सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। तो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स था ये, और 1814 यानी 1814 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और ये कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। और इनका मेन जो पर्पस था वो ये था कि मोनोथिस्टिक आइडियल्स को प्रोपोगेट किया जा सके। देखिए, मोनोथिज्म क्या होता है? मोनोथिज्म का मतलब होता है एकेश्वरवाद, यानी वन गॉड में बिलीव करना। तो ये वन गॉड में बिलीव करने वाली बात ब्रह्मो समाज और आत्मीय समाज की कोर फिलोसॉफी है, राइट? समझ गए ना? तो जब भी राजा राम मोहन रॉय जी के आइडियाज की बात आएगी तो आपको मोनोथिज्म को नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय जी के विषय में, तो इन्होंने ब्रह्मो सभा को स्टेब्लिश किया था। ब्रह्मो सभा को अगस्त 1828 में, ये तो खैर आपको ईयर याद ही होगा, 1828 में स्टेब्लिश होता है ब्रह्मो सभा, अगस्त के महीने में, राइट। और बाद में आगे चल करके ये जो ब्रह्मो सभा है इसे हम ब्रह्मो समाज के रूप में जानते हैं, क्योंकि देखिए ये सभा के जैसा पहले असेंबली के रूप में छोटे लेवल पे रहता है, बट जब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली फैल जाता है तो इन्हें हम ब्रह्मो समाज का नाम देते हैं। लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या था ब्रह्मो समाज का? यही था कि हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना है, हिंदुइज्म में कुछ बैड प्रैक्टिसेस इनक्रेप्ट कर गई हैं उनमें सुधार लाना है, जैसे खास तौर से मोनोथिज्म को प्रीच करना है, जो कि दो चीज़ों पे बेस्ड था, एक तो वेदास पे, दूसरे उपनिषद पे। इसके बाद आप और भी देखो तो ब्रह्मो समाज का ये भी आइडिया था कि दूसरे रिलीजन की भी जो बेस्ट चीज़ें हैं उन्हें शामिल किया जाए, जिनमें ह्यूमन डिग्निटी की बात हो, यानी मानव गरिमा की, सम्मान की, आइडोलेट्री का ऑपोजिशन हो, यानी मूर्ति पूजा का खंडन हो, राइट। और जो सोशल एविल्स हैं, यानी जो समाज में बुराइयां हैं, जैसे उस टाइम पे सबसे बड़ी जो सोशल एविल थी वो थी सती प्रथा, तो उनके विरोध की बात देखने को मिली ब्रह्मो समाज के आइडियाज़ में। अभी क्वेश्चन से आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। इसके बाद अब बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि हिंदुइज्म की कोर फिलोसॉफीज के साथ कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा इन चीज़ों को मानने के लिए। तो क्या जो राजा राम मोहन रॉय जी हैं, क्या उनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि एक नए धर्म को ही सेटअप किया जाए? तो देखिए, ऐसा नहीं है। राजा राम मोहन रॉय जी ने खुद ही क्लैरिफाई करा है कि वो कोई नए धर्म को स्थापित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि हिंदुइज्म को प्यूरिफाई किया जाए और जो बुरी प्रैक्टिसेस आ गई हैं इनमें, उनमें सुधार देखने को मिले। हालांकि देखिए, उस टाइम की सोसाइटी अगर आप देखो तो काफ़ी पुरानी बात है, 1830s 40s की बात है। तो उस टाइम पे इन्हें काफ़ी ऑपोजिशन भी झेलना पड़ा उस टाइम के समाज में। जैसे काफ़ी सारे ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे जिनमें राजा राधाकांत देव जी का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने धर्म सभा को स्टेब्लिश किया था। और धर्म सभा का मेन जो पर्पस था वो यही था कि ब्रह्मो समाज के प्रोपेगेंडा को काउंटर किया जा सके ना। देखते हैं कुछ प्रमुख आइडियाज ब्रह्मो समाज के। जैसा कि मैंने बताया, पॉलीथिज्म को डिनाउंस करना है, यानी मोनोथिज्म को अडॉप्ट करना है। पॉलीथिज्म मतलब जो बहुत सारे गॉड में बिलीव करते हैं, ठीक है, इसे डिनाउंस करना है। और आइडल वर्शिप, ये तो हमने इनकी बात करी, यानी मूर्ति पूजा को भी ये डिनाउंस करते हैं। इन्होंने जो अवतार होते हैं अलग अलग, जो इनकारनेशन होते हैं, इनको इनमें भी विश्वास नहीं रखा है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी धार्मिक पुस्तक है, कोई भी स्क्रिप्चर है, अगर इसे अल्टीमेट ऑथोरिटी का दर्जा मिला है तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रीजन और कॉन्साइंस के साथ समझौता है। तो ये इस चीज़ को भी नहीं मानते हैं कि कोई भी धार्मिक किताब अल्टीमेट ऑथोरिटी का स्टेटस ले सकती हैं। ये बातें प्रमुख है, केवल आप समझते चलिए, अभी क्वेश्चन में क्लैरिटी मिल ही जाएगी।
अच्छा, कर्मा के डॉक्ट्राइन पर ये कोई खास स्टैंड नहीं रखते हैं। इनका कहना है कि जो भी ब्रह्मोस हैं, यानी ब्रह्मो समाज के लोग हैं, वो जिस वे में चाहें उस वे में इन्हें ले सकते हैं। इसके बाद कास्ट सिस्टम को डेफिनेटली क्रिटिसाइज किया गया ब्रह्मो समाज के द्वारा। आगे देखें तो राजा राम मोहन रॉय जी, जैसा कि मैंने बताया, इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस थी, जैसे खास तौर से सती, तो इनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और उस टाइम के जो एक खास बात ये भी देखने को मिली कि 1829 में राजा राम मोहन रॉय जी के प्रयासों से सती को क्राइम का दर्जा दिया गया और एक तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। एक क्वेश्चन है यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2022 में पूछा गया था। उसमें इन्होंने पूछा था कि जो सती की प्रैक्टिस थी, इसे 1829 में आउटलॉ कर दिया गया, यानी कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया, तो ये किस रेगुलेशन के तहत हुआ? राइट, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। रेगुलेशन 17 के तहत हुआ, ठीक है, 17 ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये इस तरीके के जब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे आंसर करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इनिशियली ही बता दिया। एक बात तो ये हो गई। इसके बाद 1829 में आप देखो तो ये जो रेगुलेशन था, इसे कहते हैं रेगुलेशन 17 ऑफ बंगाल कोड, ठीक है। इसके तहत सती को अबॉलिश कर दिया गया था। और किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये हुआ था बेंटिक के टाइम पे, ठीक है, विलियम बेंटिक के टाइम पे। ये सारे पीवाईक्यूज है जो मैं बता रहा हूँ ना। एजुकेशन में भी बहुत अहम योगदान दिया राजा राम मोहन रॉय जी ने। जैसे अगर आप देखो तो जो हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश हुआ 1817 में, ये इन्होंने डेविड हेयर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ये, तो इसमें राजा राम मोहन रॉय जी ने बहुत सपोर्ट दिया, ठीक है। और रॉयज इंग्लिश स्कूल टॉट मैकेनिक्स एंड वोल्टेयर्स फिलोसॉफी, तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें भी पढ़ाई जा रही थी, जिनमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों एजुकेशन शामिल थे। 1825 में राजा राम मोहन रॉय जी ने वेदांता कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंसेज दोनों चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहला ये कि हिंदू कॉलेज डेविड हेयर और इन्होंने मिलकर के इस्टेब्लिश करा। दूसरा ये कि वेदांता कॉलेज इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और ख़ास तौर से इनके 3 जर्नल्स थे, यानी पत्रिकाएं, जिनमें ब्राह्मणिकल मैगजीन थी, बंगाली वीकली थी संवाद कौमुदी के नाम से, और एक पर्शियन वीकली भी ये प्रकाशित करते थे, जिनका नाम था मिरातुल अखबार। तो इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स की बात करते हैं तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है तुहफात उल मुहद्दीन। ये पर्शियन में है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। तो इसे ही इंग्लिश में कहते हैं ए गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट। तो मोनोथीस्ट के लिए एक गिफ्ट है, ठीक है। और ये भी इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किन्होंने लिखा, और कई बार ये पर्सन टर्म भी यूज करके पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही। इसके अलावा और भी बहुत सारे बुक्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत सारे उपनिषद वगैरह का भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया और उन पर वर्क किया है। आगे अब क्वेश्चन कवर करते हैं ताकि कंप्लीट क्लैरिटी मिले। तो ये क्वेश्चन बेहद यूनिक है, और ऐसे क्वेश्चन बट स्टेट पीएससीज वाले ही पूछते हैं। तो ये रिसेंट का गुजरात पीएससी का क्वेश्चन है। राजा राम मोहन रॉय जी ने, पहला ये कह रहे हैं कि एक वेल रेड मैन थे और इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। बिल्कुल, काफ़ी ये ज्ञानी थे और इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। क्या ये अप्रैल में स्टैब्लिश हुआ था? तो ये मैंने इनिशियली आपको बताया कि ये सेटअप जो हुआ था ये अगस्त में हुआ था, राइट। तो अगस्त में हुआ था, ना कि अप्रैल। और ऐसे क्वेश्चन सही में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं पेपर में, इतना ज़्यादा फैक्चुअल। और ये यूपीएससी के किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं दिखते हैं। अगर वो मैक्स टू मैक्स पूछेंगे तो ईयर वाइज पूछ लेंगे, बट ऐसे मंथ वाइज नहीं पूछते हैं। खैर, इसका आंसर तो ए है और मैंने बता दिया कि 20 अगस्त 1828 को ये स्टैब्लिश होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट पहला था 19th सेंचुरी में स्टैब्लिश होने वाला? तो ये जो सारे हैं इनके अभी हम वन बाय वन बात करेंगे। जैसे आर्य समाज 1875 में, रामकृष्ण मिशन 1897 में, ये बाद में स्टैब्लिश होते हैं, राइट। ब्रह्मो समाज पहले होता है 1828 में। अभी हम इनकी चर्चा करने वाले हैं आगे। ब्रह्मो समाज किस प्रिंसिपल पर आधारित था? तो जैसा कि मैंने बताया, मोनोथिज्म पर आधारित था, यानी एकेश्वरवाद पर। ये कोर फिलोसॉफी थी, वन गॉड की वर्शिप करना। आगे देखते हैं। हाँ, तो ये हमने कवर किया था। मुगल डायनेस्टी के टाइम पे राजा की उपाधि किनके द्वारा दी जाती है? राम मोहन रॉय को। एक्चुअल में इनका नाम राम मोहन रॉय है। राजा का टाइटल ये देते हैं अकबर सेकेंड, जो कि एक किंग रहते हैं मुगल डायनेस्टी के। ऑब्वियसली उस टाइम पे इनकी पावर काफ़ी कम रहती है, ये टाइटुलर किंग आप कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ब्रह्मो समाज के बारे में सही कथन नहीं है? ये यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा इसे।
पहला कहा जा रहा है कि वैदिक स्क्रिप्चर को इनफॉलिबल मानते हैं। इनफॉलिबल का मतलब जो है सब कुछ सत्य है वैदिक स्क्रिप्चर में और ये सुप्रीम है। दूसरा कह रहे हैं इन्होंने आइडोलेट्री का खंडन किया, यानी मूर्ति पूजा का अपोज किया। तीसरा कह रहे हैं एक गॉड के वर्शिप पर जोर दिया गया। चौथा कह रहे हैं कि बिना प्रीस्ट की मेडिएशन के, मध्यस्थता के गॉड के वर्शिप करने पर जोर दिया गया। तो देखिए इससे हमने इनिशियली ही डिस्कस किया कि ये किसी भी स्क्रिप्चर को इनफॉलिबल नहीं मानते हैं, और ये खास तौर से अगर आप देखो तो इन्होंने वेदास की ऑथोरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि आप आर्य समाज में देखोगे खास तौर से तो इन्होंने वेदास को इनफॉलिबल माना है, राइट। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इनफैक्ट दिया गया है। और इन्होंने अवतार्स को भी नहीं माना है ब्रह्मो समाज ने, और ये कर्म की बात करते हैं, ठीक है, और संसार यानी जो एक प्रोसेस है डेथ की और इसके बाद रीबर्थ की। तो इस कारण से आंसर ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। ये सिविल सर्विसेज 2012 का क्वेश्चन है। अगेन बहुत ही कॉशियसली आपको अटेम्प्ट करना है। पहला कह रहे हैं कि आइडोलेट्री का खंडन किया गया ब्रह्मो समाज के द्वारा। दूसरा कह रहे हैं कि इन्होंने इस बात का भी विरोध किया कि एक रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए प्रिस्टली क्लास की जरूरत पड़ती है। तीसरा इन्होंने इस डॉक्ट्रिन को पॉपुलराइज किया कि वेदास इनफॉलिबल हैं। तो ये बात तो गलत है ना। अभी तो हमने कवर किया कि वेदास इनफॉलिबल है, ऐसी बात इन्होंने नहीं मानी, तो ये क्यों पॉपुलराइज करेंगे। ठीक है, तो ये बात जो है थर्ड वाला डेफिनेटली गलत है और बहुत आसान है ये हमारे लिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पर पढ़ करके आ रहे हैं इस चीज़ को। तो सारी चीज़ें रिपीट करती हैं। आप देखो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन सीएपीएफ में इन्होंने पूछा 2 सालों के बाद। अभी बहुत चीज़ें रिपीट करेंगी वन बाय वन, आप देखते जाइए। तो इसका आंसर बी है डेफिनेटली। अगेन आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है 2015 का। पहला कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन रॉय जी जो हैं ये जेंट्री क्लास से बिलोंग करते थे, यानी अपर क्लास से, और इनका जो पावर है ये घट गया क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट लागू हो गया बंगाल वाले क्षेत्र में। दूसरा कह रहे हैं कि वेदांतिक मोनिज्म और क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म इन दोनों की पढ़ाई इन्होंने करी। तीसरा कहा जा रहा है कि बंगाली में उपनिषद को ट्रांसलेट किया गया। और चौथा कहा जा रहा है इनका जो पहला ऑर्गेनाइजेशन था वो आत्मीय सभा था, जो कि कलकत्ता में 1815 में फाउंड होता है। तो इनिशियली मैंने आपको बताया कि 1814 में आत्मीय सभा एस्टेब्लिश हुआ। तो क्या क्या ये बात गलत है? देखिए गलत नहीं है। आप बहुत सारे बुक्स को रेफर करोगे ना, खास तौर से स्पेक्ट्रम वगैरह, तो आप देखोगे इन्होंने 1814 की बात करी है आत्मीय सभा की। तो बात कुछ ऐसी है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं क्योंकि इन चीज़ों में गलतियां नहीं होनी चाहिए डेफिनेटली। तो 1814 में क्या होता है कि राम मोहन रॉय जी जो हैं वो कलकत्ता में आकर सेटल होते हैं और 1815 में इस्टेब्लिश करते हैं आत्मीय सभा को। लेकिन ये तो ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में तो सेटअप नहीं होता है। तो दिसंबर के आसपास ये सेटअप करते हैं और आगे चल करके वो ऑफिशियली 1815 में आता है। ठीक है, तो ये बात आप गलत नहीं कहेंगे और 1814 को भी गलत नहीं कहेंगे। तो अगर यूपीएससी को इस स्टेटमेंट को गलत करना रहेगा तो कभी भी वो एक ईयर का फासला नहीं देगी, क्योंकि उन्हें भी पता है ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करने में टाइम लगता है। आप गूगल में चेक करोगे तो डेफिनेटली ये 1815 बताएंगे, आप बुक्स को चेक करना वो 1814 बताएंगे। तो दोनों गलत नहीं है, अपने अपने जगह पे सही है। ठीक है, तो ये बात सही है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली, और ये भी सही है। ये तो हमने पढ़ा ही। इन्होंने बहुत सारी इन्हें धार्मिक चीज़ों का ज्ञान था, खास तौर से धार्मिक ग्रंथों का, तो ये भी सही है। और इन्होंने ये भी इनफैक्ट कहा है कि जो रिलीजन की बेस्ट चीज़ें हैं वो हमें एज ए सोसाइटी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो इस कारण से ये सही है। और देखिए ऐसी बात नहीं है कि परमानेंट सेटलमेंट से इन्हें कोई इनकी पावर वगैरह घटी। नो डाउट ये जेंट्री क्लास से थे, बट परमानेंट सेटलमेंट का एज सच नुकसान अपर क्लास को नहीं देखने को मिला। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि ये वेल्दी ब्राह्मण फैमिली से अपना संबंध रखते थे और परमानेंट सेटलमेंट जो है जमींदार और लैंड ओनर्स को प्रभावित करता है, लेकिन जेंट्री क्लास को एज सच प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। तो इस कारण से आंसर ए सही है, क्योंकि ये गलत कथन है और हमसे गलत ही पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो मैंने इसके पर्सन नाम के बारे में आपको बताया, तुफात उल मोहिद्दीन, ठीक है, और इसे ही कहते हैं गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। असल में इन्होंने भाषा पूछा है, तो अगर ये लैंग्वेज पूछा है इन्होंने तो आंसर इसका क्या होगा? पर्शियन। अभी मैंने बताया पर्शियन में ये है। दोस्तों एक बात और यहाँ पे बता दूं, ये सब बहुत बारीक चीजें हैं बट बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, अगर आप राजा राम मोहन रॉय जी के जर्नल्स की बात करो, पत्रिकाओं की बात करो, तो जो 2 प्रमुख थी उनमें एक बंगाली भाषा में थी, राइट। तो इनका नाम था संवाद कौमुदी। ये आपको नहीं भूलना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी। और दूसरी थी पर्शियन में, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे। तो मिरातुल अकबर, पहले भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो मैं लिखता हूँ ना 1-2 बार, ये 8-10 बार इन्होंने पूछा है स्टेट पीएससीज में। सारी चीज़ें स्टेट पीएससीज में ऑलमोस्ट रिपीटेड रहती हैं, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके।
तो ये सब बातें मैंने एक बार दोबारा लिख दी हैं, खास तौर से इंपॉर्टेंट वाली। तो इनका जो जन्म है ये राधानगर बंगाल में होता है और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इन्हें कहते हैं। खास तौर से ये सती वगैरह के उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं। और अकबर राजा का जो टाइटल है वो अकबर सेकंड के द्वारा दिया जाता है। इनके कुछ बुक्स का नाम है, ये मैं जूम कर दूं, हाँ अब आप पढ़ सकते हैं। तूफातुल मुहद्दीन है जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट कहलाता है। आत्मीय सभा एस्टेब्लिश करते हैं 1814-1815 के बीच। हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं डेविड हेयर के साथ 1817 में। 1820 में ये लिखते हैं परसेप्ट्स ऑफ जीसस। 1825 में वेदांता कॉलेज को स्टैब्लिश करते हैं और 1828 में फाइनली ब्रह्मो समाज एग्जिस्टेंस में आता है जो कि आत्मीय सभा ही रहता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएपीएफ 2009 का है। राजा राम मोहन रॉय जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच कौन सी समानताएं थी? इंटरनेशनलिज्म, दूसरा आइडल वर्शिप का अपोजिशन, तीसरा कह रहे हैं साइंटिफिक अप्रोच को मानना और चौथा कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। देखिए तीनों ही बातें सही है। खास तौर से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आइडिया को देखो तो ये इंटरनेशनलिज्म की तो बात करते ही हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कहते हैं, यानी वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही हमारा घर है और हमें दुनिया के हर एक पर्सन को अपने फैमिली मेंबर्स के जैसा ट्रीट करना चाहिए, राइट। तो ये सब बातें हैं और ये एक तरीके से साइंटिफिक अप्रोच की तो बात कहते ही हैं डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है, सभाएं हैं, ये राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा फाउंड की गई थी? ये यूपीएससी सीडीएस का सवाल है। आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, ये तो दो हमने पढ़ा ही है, ठीक है, 1815 में और एक 1828 में। नहीं, प्रार्थना समाज नहीं, प्रार्थना समाज और आर्य समाज राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा स्टैब्लिश नहीं की जाती हैं। इनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन सी है, 1 एंड 2। ये सवाल सीडीएस का है। पहला इन्होंने कहा है कि राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया और कहा कि ये नेसेसरी है एक नेशनल और साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए भारतीय समाज में। दूसरा कह रहे हैं कि जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट देखने को मिला खास तौर से बंगाल में 19th सेंचुरी में, इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, पैवनियर रोल को प्ले किया। तो डेफिनेटली दोनों बातें सही है। खास तौर से अगर आप देखो तो 1828 में, 1815 में इन्होंने जो इस्टेब्लिश करा ये अपने आप में काफ़ी प्रमुख था और ये कहने को तो रिलीजियस था बट इसमें सोशलिस्टिक एलिमेंट्स भी थे। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया, खास तौर से वेदांता कॉलेज या हिंदू कॉलेज, इनमें भी आप देखो तो वेस्टर्न एजुकेशन के एलिमेंट्स हैं और इनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन भारतीय समाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका सी है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया सीडीएस में। इन्होंने ये कहा है कि राजा राम मोहन रॉय जी के साथ किन्होंने कोऑपरेट करके एजुकेशनल प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी है, डेविड हेयर। और हमने ये पढ़ा भी कि हिंदू कॉलेज में डेविड हेयर को सपोर्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी। इस कारण से आंसर इसका बी है। बट आप ये क्वेश्चन अगर देखो तो ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2009 में पूछा गया है और इन्होंने कहा डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के हिंदू कॉलेज किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो ये सीडीएस वाला सवाल ही रिपीट कर लिया गया, वर्ड बदल करके ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया गया। तो ये जो तरीका है ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से आप देख सकते हो ये चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं बहुत बार। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन था, ये अब की आंसर बन गया है। तो राजा राम मोहन रॉय जी और डेविड हेयर और खास तौर से एलेक्जेंडर डफ, इन्होंने मिलकर के हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में। ये रिसेंटली आरओ के पेपर में पूछा गया। तो इन्होंने कहा है कि राजा राम मोहन रॉय जी संवाद कौमुदी के एडिटर थे, जो कि एक बंगाली पत्रिका थी, ये हर सप्ताह निकलती थी। दूसरा कह रहे हैं इनके आर्टिकल्स निंदा करते थे किनकी? विडो बर्निंग की, और इनमें ये बातें प्रकाशित होती थी। तो दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल सही है। विडो बर्निंग जो कि सती है, डेफिनेटली इसकी निंदा, कठोर निंदा निंदा की जाती थी राजा राम मोहन रॉय जी की पत्रिकाओं में, और संवाद कौमुदी के एडिटर तो थे ही। तो दोनों सही है। बट अगर आप देखो तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, तो आप क्वेश्चन पूछिए कि राजा राम मोहन रॉय जी एडिटर थे संवाद कौमुदी के, ये सवाल है। इसका आंसर है कि ये वीडियो बर्निंग को ये कंडेम करते थे। तो ये बात क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बैठ नहीं रही है। तो आंसर मेरे ख्याल में इसका बी होना चाहिए। बट आप कमीशन का ऑफिशियल की देखोगे तो इन्होंने ए आंसर दिया है। तो अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट मेरा काम है कि मैं सारी चीज़ें आप तक लेकर के आऊँ, ऑफिशियल आंसर भी डेफिनेटली आपको बताता चलूँ हर क्वेश्चन में। तो ये तो आप पर है, ऑफिशियल आंसर मैंने बता दिया ए है, आप इसे जिस वे में इंटरप्रेट करें। आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म सभा की स्थापना किन्होंने की? ये हमारे पास ऑप्शन है, राधाकांत देव, राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो अगर धर्म सभा की बात करें तो 1830 में ये राधाकांत देव जी के द्वारा इस्टेब्लिश
किया जाता है। ये एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के रूप में था, यानी जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे चलने दो, स्टेटस कोइस्ट थे ये, और ख़ास तौर से धार्मिक मुद्दों में। और इन्होंने सती के एबॉलिशन का भी विरोध किया कि सती को चल रहा है जैसे और चीज़ें चल रही हैं, जो भी हमारे समाज में इस्टेब्लिश चीज़ें हैं, इनका विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा धर्म सभा का कहना था, राइट। बट ये चीज़ डेफिनेटली ब्रह्मो समाज के काउंटर है, क्योंकि ब्रह्मो समाज का तो मेन मुद्दा ही यही था कि सती एक काफ़ी एविल प्रैक्टिस है और इसे हमें ख़त्म करना है। और बाद में ये होता भी है डेफिनेटली, एटलीस्ट लीगली 1829 में। और इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की बढ़ावा की बात करी इवन गर्ल्स के लिए। तो एक इनके द्वारा ये कदम आप देख सकते हो काफ़ी प्रोग्रेसिव है कि गर्ल्स के लिए भी इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की बात करी। बट सती का ऑपोजिशन किया, ये बात आपको ध्यान रखना है खास तौर से, कि सती के एबोलिशन का ऑपोजिशन किया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आंसर इसका ऑप्शन ए है, राधाकांत देव। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सीडीएस का है और इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कहा जा रहा है कि राम मोहन रॉय जी ने अपनी प्रमुख वर्क गिफ्ट टू मोनोथिज्म ये सामने लेकर के आते हैं, और ये एक तरीके से काफ़ी अच्छा आर्ग्यूमेंट्स इनमें देते हैं, जो कि खास तौर से बहुत सारे गॉड्स में जो मानते हैं उनके खिलाफ, और कहते हैं कि एक सिंगल गॉड की वर्शिपिंग की जानी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि राम मोहन रॉय जी ने अपने परसेप्ट्स ऑफ जीसस में इस बात की कोशिश करी है कि जो न्यू टेस्टामेंट का फिलोसॉफिकल मैसेज है, इसे मोरल मैसेज से अलग किया जा सके। तो देखिए, दोनों बातें अपने आप में फैक्चुअली सही हैं। नाम ही है गिफ्ट टू मोनोथिज्म, तो ये मोनोथिज्म मोनोथिस्टिक आइडियाज को प्रोपगेट करते हैं, और ये कोर फिलोसॉफी भी है ब्रह्मो समाज की, कि एकेश्वरवाद को मानना है, वन गॉड में बिलीव करना है, आइडल वर्शिप को नहीं मानना है, राइट। ये सब चीज़ें कोर फिलोसॉफीज हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात भी फैक्चुअली सही है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस में इन्होंने खास तौर से बताया है कि न्यू टेस्टामेंट के जो दोनों मैसेजेस हैं इन्हें अलग रखना चाहिए, साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। बट क्या ये इसका आंसर है? जैसे अगर आप देखो तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इसे ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन अगर है तो क्या एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रही है? नहीं, दोनों बातें इंडिविजुअली करेक्ट हैं, आपस में दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है खास तौर से। तो इस कारण से दोनों बातें सही तो हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो नोट यहाँ है, इस कारण से मैं ए ऑप्शन के साथ जाऊंगा। नाउ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1826 के जूरी एक्ट को किन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया, विरोध किया? तो इंडिया में जूरी बिल पास होता है 1826 में, और राजा राम मोहन रॉय जी पेटिशंस भेजते हैं इसके खिलाफ, और इनमें हिंदूज और मुस्लिम दोनों का साइन रहता है। ये जो बिल था, जूरी बिल, इसमें ये कहा जा रहा था कि जो हर एक हिंदू और मुस्लिम है, इनका जो ट्रायल होगा कोर्ट में, ये क्रिश्चियन जूरिस्ट के द्वारा ही होगा, भले ही ये यूरोपियन क्रिश्चियन हो या इंडियन क्रिश्चियन हो। तो इस चीज़ का विरोध किया गया, जबकि क्रिश्चियन जो थे वो ट्रायल से बच सकते थे, नॉन क्रिश्चियन जूरिस्ट के द्वारा इनका ट्रायल हो सकता था, राइट। बट ये चीज़ हिंदूज और मुस्लिम के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, ये जूरी एक्ट में था बेसिकली। तो इसका विरोध किया गया, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। ये यूपीएससी एनडीए का क्वेश्चन है 2010 का। कह रहे हैं राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में कौन कौन सी बातें सही है। इन्होंने आत्मीय सभा को स्टार्ट करा, बिल्कुल करा। मोनोथिस्ट लिखा, बिल्कुल, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा गया है। तीसरा, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, अभी हमने ये पढ़ा। ब्रह्मो समाज को फाउंड किया, कोई बात यहाँ पे गलत नहीं है। उम्मीद है आपको ईयर ध्यान है, 1828 में ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश होता है। कौन सा जो न्यूज़पेपर है ये राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा फाउंड किया गया और एडिट किया गया? तो आई थिंक डेफिनेटली इसका आंसर है मिरातुल अखबार। तो ये चीज़ हमने कवर भी करी कि ये जो मिरातुल अखबार ये पर्शियन में था, राइट। संवाद कौमुदी बंगाली में था, संवाद कौमुदी। तो आंसर इसका बी है। अब आगे हम बात करेंगे, ब्रह्मो समाज में कुछ बदलाव भी देखने को मिले, खास तौर से राजा राम मोहन रॉय जी के डेथ के बाद। तो इन चीज़ों को भी हम कवर करेंगे और इनसे भी क्वेश्चन काफ़ी बने हैं। तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर की अगर बात करें, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। ये जब ब्रह्मो समाज से जुड़ते हैं तो एक ब्रह्मो समाज को नया जीवन मिलता है, और इनसे जो थीस्ट मूवमेंट है ये भी डेफिनेटली इसे एक आकार मिलता है। ये 1842 में समाज से जुड़ते हैं। पहले अगर आप देखो तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं ये तत्वबोधिनी सभा को हेड करते हैं। ये नाम आपको नहीं भूलना है, जब भी तत्वबोधिनी सभा की बात आएगी तो आपको देवेंद्रनाथ टैगोर जी का नाम ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही ये तत्वबोधिनी पत्रिका के नाम से एक अपने वीकली को भी निकालते थे, जो कि बंगाली में था। और ये भी अगेन सब में आप देखो तो रेशनलिज्म वाली बात है, यानी सोसाइटी में रेशनलिस्टिक आइडियाज़ को बढ़ावा देना है। अब अगर हम देखें तो ब्राह्मो समाज को एक नई एनर्जी मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, जब केशव चंद्र सेन जी आकर के जुड़ते हैं और देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा इन्हें आचार्य बना दिया जाता है।
तो केशव चंद्र सेन जी की अगर हम बात करें तो इनके कारण क्या होता है कि ब्रह्मो समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर भी खुलती हैं। जैसे यूपी वाले क्षेत्र में, जिसे उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, पंजाब है, बॉम्बे है, मद्रास है, और भी बहुत सारे शहरों में ब्रह्मो समाज की ब्रांचेज ओपन होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि देवेंद्र नाथ टैगोर को कुछ आइडियाज केशव चंद्र सेन जी के सही नहीं लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा रेडिकल लगते हैं। जैसे खास तौर से अगर आप देखो तो ये सभी रिलीजन्स की टीचिंग को शामिल करते हैं, कास्ट सिस्टम की बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं, इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देते हैं। तो उस टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रेडिकल थी और ये बात पसंद नहीं आती है देवेंद्र नाथ टैगोर जी को, और ये केशव चंद्र सेन जी को डिसमिस कर देते हैं ऑफिस से, यानी आचार्य के पद से। और इसके बाद अगर आप देखो तो केशव चंद्र सेन जी अगेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को फाउंड करते हैं। देखिए, ब्रह्मो समाज तो पुराना वाला 1828 में स्टेब्लिश हुआ, बट ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है जो कि केशव चंद्र सेन जी के द्वारा फाउंड किया गया है। जबकि जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी का जो ओरिजिनल समाज था, इसे आदि ब्रह्मो समाज कहा जाने लगा। आदि का मतलब ये डेफिनेटली आप मेन जो ओरिजिनी है ये कह सकते हो, आदि ब्रह्मो समाज। इसके बाद 1878 में क्या होता है कि केशव चंद्र सेन जी जो है ये अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह कर देते हैं एक हिंदू महाराजा के साथ, जो कि कूच बिहार के होते हैं। तो ये बात अगर आप देखो तो काफ़ी कम एज में ये मैरिज हुआ, इस कारण से खास तौर से इनमें अगर आप देखो तो सभी हिंदू रिचुअल्स को शामिल भी किया गया था। तो डेफिनेटली केशव चंद्र सेन जी के साथ के जो लोग हैं जो कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि ये जो एक्ट है केशव चंद्र सेन जी का, जिसमें इन्होंने 13 वर्षीय बेटी का विवाह करवा दिया है, ये बात गलत है। तो इसमें अनदर फिक्शन देखने को मिलता है, अनदर स्प्लिट देखने को मिलता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में। तो इनके जो फॉलोवर्स हैं जो इनसे नाराज हो जाते हैं केशव चंद्र सेन जी से, वो साधारण ब्रह्मो समाज को एस्टेब्लिश करते हैं। हाँ, नो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, बट ये चीज़ें मैं समराइज कर दूँ। हाँ, एक बार मैं रिकैप करवाता हूँ। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा। तो ब्रह्मो समाज के बारे में हम देखते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर जी आकर के जुड़ते हैं, और देवेंद्र नाथ टैगोर जी का जब नाम आएगा तो मेरे ख्याल मुझे जो ध्यान आता है वो है तत्वबोधिनी पत्रिका और तत्वबोधिनी समाज। क्योंकि देवेंद्र नाथ टैगोर जी इनिशियली तत्वबोधिनी से ही जुड़े हुए रहते हैं, बाद में आकर के ये जुड़ते हैं ब्रह्मो समाज से। तो इसके बाद क्या होता है कि केशव चंद्र सेन जी जब आकर के जुड़ते हैं तो उन्हें आचार्य बना दिया जाता है। बट बाद में इनके डिफरेंसेस के कारण केशव चंद्र सेन जी अपनी सभा को अलग कर लेते हैं और नाम देते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। बट होता क्या है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में अगेन कुछ कारण रहते हैं जिनकी वजहों से उनमें फैक्शन आ जाता है, उनमें स्प्लिट आ जाता है, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के जो डिसगस्टेड फॉलोअर्स रहते हैं वो साधारण ब्रह्मो समाज को एस्टेब्लिश करते हैं, जिनमें प्रमुख लोग रहते हैं आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। आइए कुछ पीवाईक्यूज करते हैं ताकि कंप्लीट क्लैरिटी मिले। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, ठीक है। हिंदू धर्म सभा की ये बात कर रहे हैं तो ये तो दो दो बार पूछा गया था, राइट। तो इनमें आप आगे देखो, तत्वबोधिनी सभा के बारे में अगर पूछेंगे तो आंसर क्या होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर, आंसर बी है। आगे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने करी, आदि यानी मेन जो ओरिजिनल वाला था, तो इसका आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा किनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा सीडीएस में पूछा गया है। तो आई थिंक एक ही ऑप्शन में देवेंद्र नाथ टैगोर है, तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी किनके द्वारा स्टैब्लिश की गई। तो ये फैक्चुअल है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको अलग से नहीं पढ़ा है, बट मैंने पीवाईक्यूज में इसलिए लिया क्योंकि आप देखोगे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने अलग से पीवाईक्यू में से रखा। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो है ये राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा स्टैब्लिश की गई। अब गौर करिएगा, ये क्वेश्चन सीडीएस 2006 का है, राइट। अब ये क्वेश्चन सिविल सर्विस 2016 का है। इसमें इन्होंने पूछा, कुछ कमिटीज का नाम दिया, एसोसिएशन का नाम दिया, और कहा गया कि केशव चंद्र सेन जी के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें स्टैब्लिशमेंट में इनका योगदान था। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी तो अभी हमने पढ़ा कि ये राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, तो ये तो होगा नहीं। अब दूसरा बच गया, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। देखिए ये दोनों हैं, आंसर होगा बी। तो मतलब 10 सालों के बाद भी चीज़ें रिपीट कर रही है सीडीएस का क्वेश्चन, और डेफिनेटली एलिमिनेशन में हेल्प कर रहा है। तो आंसर इसका फर्स्ट गलत है, बाकी सही है। जैसा कि हमने कवर किया, ये एक सोशल रिफॉर्मर रहते हैं बंगाल से, और ये ब्रह्मो समाज से जुड़ते हैं, और इन्होंने टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन को स्टैब्लिश किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये नाम भी नहीं भूलिएगा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी स्टैब्लिश किया जाता है। अगला सवाल देखिए, ये सीडीएस 2010 का है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था बहुत सारे सवाल हैं, तो ये आप देख सकते हो।
राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ के बाद ब्रह्मो समाज दो भागों में बढ़ जाता है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और आदि ब्रह्मो समाज। तो आदि ब्रह्मो समाज ये ओरिजिनल वाला है, यानी इनमें फैक्शन हुआ है, बट ये मेन वाला पार्ट रह गया है। तो ये इनमें देवेंद्र नाथ टैगोर जी का नाम है। अच्छा, आंसर यहीं से निकल गया। और हमें पता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट केशव चंद्र सेन जी करते हैं, बट इनके जो कुछ एक्ट रहते हैं जिनके कारण इनमें भी फैक्शन आ जाता है, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से फर्दर साधारण ब्रह्मो समाज निकल कर बाहर आता है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किनके द्वारा फाउंड किया जाता है? ये भी पीवाईक्यू है, तो ये अभी हमने पढ़ा है। ये देखिए, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किनके द्वारा? ऑब्वियस सी बात है, केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें इन्होंने कहा है नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872, इसे पास करने में किन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या श्याम चरण दास? तो देखिए, जो नेटिव मैरिज एक्ट है, ये एक तरीके से इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में फॉर्म होता है केशव चंद्र सेन जी के द्वारा, और इन्हीं के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पास होता है 1872 में। इसमें क्या होता है? वही सब चीज़ें हैं कि ब्रह्मो मैरिज को लीगलाइज किया जाता है, और एक एज एटलीस्ट फिक्स की जाती है, ताकि जो माइनर लोगों में विवाह करवाया जा रहा है उनके पेरेंट्स के द्वारा, इस चीज़ को रोका जा सके। तो आंसर इसका ऑप्शन सी है, केशव चंद्र सेन। ये ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो जो प्रार्थना समाज है, ये इनमें दो लोग प्रमुख रहते हैं इसे स्टैब्लिश करने में। ये ईयर आपको नहीं भूलना है, डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट। 1867, 867 कुछ भी करिए, बट ये याद आपको होना चाहिए। 1867 में प्रार्थना समाज स्टैब्लिश होता है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में। तो दो लोग हैं, केशव चंद्र सेन जी और आत्माराम पांडुरंग जी। आत्माराम पांडुरंग का नाम आपको नहीं भूलना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बॉम्बे में स्टैब्लिश होता है। तो अगर आप देखो तो ईयरलियर पहले ब्रह्मो समाज महाराष्ट्र में भी फैलता है, और प्रार्थना समाज से पहले भी अगर आप देखो तो एक परमहंस सभा रहती है, और ये एक तरीके की सीक्रेट सोसाइटी होती है, जिनमें खास तौर से कास्ट सिस्टम को हतोत्साहित किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। तो प्रार्थना समाज में जब महादेव गोविंद रेनाडे जी आकर जुड़ते हैं, एमजी रेनाडे जी 1870 में ये जब जुड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है प्रार्थना समाज। तो तीन लोग अभी हमने मेजरली पढ़े, पहला केशव चंद्र सेन जी, दूसरा आत्माराम पांडुरंग, तीसरा एमजी रेनाडे। तीनों का काफ़ी प्रमुख योगदान है। और भी कुछ लीडर्स हैं, जैसे आरजी भंडारकर जी हैं, एनजी चंद्रवर्कर जी हैं, तो ये लोग हैं। तो अगेन यही बात है, मोनोथिज्म वाली बात है, जो कि हम ब्रह्मो समाज में भी देखते हैं। तो ये 4 पॉइंट इनके एजेंडा है, जिनमें कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करना है, वीमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना है, विडो रीमैरेज वाली बात है, और जो मैरिज है वो एटलीस्ट बढ़ाना है मेल और फीमेल के बीच। और भी लोग हैं, जैसे डीके कर्वे जी हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं ये, और विष्णु शास्त्री जी हैं। अब क्वेश्चन कवर करते हैं, कौन सी डिमांड नहीं थी प्रार्थना समाज की? ये यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है। वीमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना, विडो रीमैरेज को, तीसरा जो एज है बॉय और गर्ल्स के लिए इसे बढ़ाना, और एबोल्यूशन करना अनटचेबिलिटी का। तो जो इनके 4 मेजर पॉइंट थे, आई थिंक ये वाले हैं। कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करना, विडो रीमैरेज को बढ़ावा, उसके बाद वीमेन एजुकेशन को बढ़ावा, और एज को बढ़ाना। तो कहीं से भी हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि अनटचेबिलिटी के एबोल्यूशन की बात है। ऑब्वियस ही बात है, ये कोर फोकस एरियाज में रहेगा, बट जब इस तरीके से ये पूछेंगे तो इनमें हमें कम गलत ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि इनके 4 पॉइंट प्रोग्राम में ये चारों में से ये 3 शामिल थे। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? और राजा राम मोहन रॉय जी, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग या गोपाल कृष्ण गोखले? तो मुख्य योगदान आत्माराम पांडुरंग जी ने निभाया है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, किस सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि बॉम्बे में स्टैब्लिश होता है, इनमें ददोबा और आत्माराम पांडुरंग जी का प्रमुख योगदान रहता है। बाद में एमजी रेनाडी जी जब जुड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर होता है। डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं प्रार्थना समाज की। आगे बढ़ते हैं, ये यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन है। परमहंस मंडली बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा फाउंड किया गया। दूसरा कह रहे हैं प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में स्टार्ट होता है हिंदू रिलीजियस जो चीज़ें हैं इससे सुधारने के लिए। तो सेकंड तो बिल्कुल सही है। देखिए, परमहंस मंडली तो प्रार्थना समाज से ही एसोसिएटेड था ना, तो ये विवेकानंद जी के द्वारा नहीं, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इनमें बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे। असल में आप देखो तो कंफ्यूजिंग इसलिए मैं बताता हूँ इसका रीजन। जो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु हैं उनका नाम रामकृष्ण परमहंस है।
तो इनके नाम पर इस्टेब्लिश किया गया स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, बट उनका नाम परमहंस नहीं था। ठीक है, इन्होंने जो नाम रखा मिशन का, वो था रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। तो ये परमहंस मंडली से नहीं है, परमहंस मंडली तो महाराष्ट्र में देखने को मिला, ना कि बंगाल में। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका बी है, 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला कह रहे हैं हिंदू समाज को रिफॉर्म करना, महाराष्ट्र में आधारित था, मोनोथिज्म पर ये विश्वास रखते थे, ब्रह्मो समाज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। देखिए यहाँ पे कोई भी बात अगर आप देखो, अच्छा ये इनमें खास तौर से अगर आप देखो, क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से हैं, ऑफिशियल आंसर दिया है कमीशन ने C 1 2 एंड 3, और इसका रीजन भी है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस नहीं था ब्रह्मो समाज से। बाकी चीज़ें सही है, महाराष्ट्र में था, मोनोथिज्म तो डेफिनेटली कोर फिलोसॉफी ही थी, हिंदू सोसाइटी को भी रिफॉर्म करना, ये सब चीज़ें हैं, तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट ये CDS 2006 का क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के बारे में पूछ रहे हैं कि इन्होंने फाउंड करा था। ठीक है, तो आंसर इसका, हाँ देखिए दोनों दे दिया इन्होंने, तब आप आत्माराम पांडुरंग जी के साथ जाओगे। तो पता नहीं ये किस तरीके से फ्रेम किया गया, क्योंकि दोनों ही प्रमुख रूप से जुड़े हैं, बट आई थिंक ये जो वर्ड है फाउंडेड, ये आत्माराम पांडुरंग को सही मानना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें इन्होंने मदद ली थी केशव चंद्र सेन जी की। तो ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन ए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की। तो होता क्या है कि 1820s और 1830s का जो दशक होता है, इनमें बंगाल में सोसाइटी में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं बंगाल वाले क्षेत्र में। तो इसमें एक यंग बंगाल मूवमेंट भी निकल करके आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है। एक यंग एंग्लो इंडियन रहते हैं, इनकी एज आप देख सकते हो 1809 में इनकी बॉर्न होती है। इनका नाम रहता है हेनरी विवियन डेरोजियो। ये हिंदू कॉलेज के टीचर रहते हैं 1826 से 1831 तक, और ये प्रोग्रेसिव ट्रेंड को इस्टेब्लिश करते हैं। ये बेसिकली अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और ये अपने जो भी इनके अनुयायी रहते हैं, प्यूपिल्स रहते हैं, इन्हें कहते हैं आप फ्रीली सोचो, रेशनली सोचो, और जो भी अथॉरिटी है उन्हें क्वेश्चन करो। किसी भी चीज़ को आंख मूंद करके नहीं मानना है, उसकी रैशनलिटी को समझना है, प्रैक्टिकलिटी को समझना है, और जो भी कस्टम ट्रेडिशन है इन्हें मत मानिए, अगर ये ह्यूमनिस्टिक ट्रेंड पर नहीं है तो जो डेरोजियन के सपोर्टर हैं उनका कहना है कि वीमेन राइट्स, वीमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना है। डेरोजियो एक तरीके से आप कह लो फर्स्ट नेशनलिस्टिक पोएट भी थे, यानी ये मदर इंडिया, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे थे खास तौर से, और डेफिनेटली इंडिया के लिए डेफिनेटली ये नेशनलिस्टिक पोएट थे, यानी राष्ट्रवादी कवि थे, राष्ट्र के बारे में इनका योगदान था। हिंदू कॉलेज से इन्हें रिमूव कर दिया जाता है 1831 में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेडिकल आइडियाज़ को प्रस्तुत करते हैं, और उस टाइम पे ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है, ये एक तरीके से फेल कर जाता है। एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तो होता है, बट बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बदलाव नहीं ला पाता है। इसका कारण रहता है कि उस समय का समाज इतने ज़्यादा रेडिकल आइडियाज़ के लिए उस समय की सिचुएशन राइप नहीं हुई थी। खैर अभी हम क्वेश्चन में कवर करते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि यंग बंगाल मूवमेंट के फेल होने की क्या प्रमुख वजह थी? क्या ये एजुकेटेड पीपल को अपीलिंग नहीं लग रहा था? दूसरा, इनका जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है ये पॉपुलर नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा रेडिकल था, या इनमें अच्छे लीडर नहीं थे? तो हमें पता ही काफ़ी ज़्यादा रेडिकल था, क्योंकि जितने भी सोसाइटी के रेडिकलिज्म वाले एलिमेंट्स हैं वो इनमें देखने को मिल रहे थे। इस कारण से सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करी सारी चीज़ें। हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में कौन सी बात गलत है? इनका जन्म कलकत्ता में होता है, ये संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते हैं, नहीं संस्कृत नहीं, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं, राइट, तो यही गलत है। बाकी इनकी कोलेरा से ही डेथ हो जाती है मात्र 22 की उम्र में, और इनके फॉलोवर को डेरोजियंस कहते हैं। बाकी बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। तो 1850 में ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं, और जो प्रिस्टली मोनोपोली है खास तौर से स्क्रिप्चरल नॉलेज में, यानी जो धार्मिक पुस्तकें इनमें, ये इनका खंडन करते हैं, और संस्कृत कॉलेज को नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी ओपन करवा देते हैं। विद्यासागर जी ने विडो रीमैरेज की को बहुत एक्सटेंसिवली सपोर्ट किया है, और इसे लीगलाइज करवाने में इनका सबसे प्रमुख योगदान है। विडो रीमैरेज यानी विधवा पुनर्विवाह, जो विडोज होती थी उन्हें दोबारा शादी करने की अनुमति उस टाइम की सोसाइटी में नहीं थी। तो ये चीज़ काफ़ी गलत लगी ईश्वरचंद विद्यासागर को, और इन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठाई, और एट द एंड इन्हें सफलता भी मिली। आगे आप देखो तो इन्होंने गर्ल्स के लिए काफ़ी सारे कॉलेज स्टैब्लिश करे हैं, जिनमें बेथुन स्कूल, बेथुन कॉलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये सेक्रेटरी के रूप में भी आप देखो तो ये वर्क करते हैं बेथुन कॉलेज में। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में पूछा गया। कौन जो है ये सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से जुड़ते हैं, जिन्हें बाद में बेथुन फीमेल स्कूल कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अभी हमने पढ़ा
जो जेईडी बेथुन के द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है, बेथुन स्कूल, इनमें ये सेक्रेटरी के रूप में वर्क करते हैं। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। अब ये कुछ सवाल हैं, सिविल सर्विसेज 2005 का है ये क्वेश्चन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बेथुन स्कूल कलकत्ता में फाउंड किया और ये था वीमेन की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो आप देखो ना, ये सवाल 2021 का है, ये 2005 से रिपीटेड है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो रिपीट करते हैं ना काफ़ी ज़्यादा। अगर 5-7 सवाल डायरेक्टली रिपीट कर रहे हैं और 5-7 इनडायरेक्टली, तो ये कोई छोटी मार्जिन नहीं है। तो ये चीज़ें आपको अभी से समझनी पड़ेंगी। ये कुछ जो अटेम्प्ट्स दे देते हैं 2-4, उन्हें तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है, बट मैंने देखा है अपने टीचिंग करियर में कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोगों को ये चीज़ बहुत बाद में समझ आती है। आप उन्हें कितना भी कह लें पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करें, सारे एग्जाम के करें, बट वो स्टिल पहले मैगजीन्स और बाकी चीज़ों के पीछे भागते हैं। अगर वक्त बचता है तो पीवाईक्यूज देखते हैं। अब पीवाईक्यूज देखना काफ़ी नहीं है, ठीक है, उन्हें एक वे में एक टॉपिक वाइज तरीके से एनालाइज करना जरूरी होता है। खैर, हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो पहला इन्होंने कहा कि बेथुन कॉलेज, तो ये बात तो सही है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फर्स्ट ग्रेजुएट होते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। तीसरा कहना है केशव चंद्र सेन जी के कैंपेन्स के खिलाफ, कैंपेन्स के कारण सती के अगेंस्ट जो कि था, इन्होंने एक गवर्नर जनरल के द्वारा बैन किया गया सती को। नहीं, ये केशव चंद्र सेन जी के द्वारा नहीं, ये राजा राम मोहन रॉय जी के प्रयासों के द्वारा 1829 में बेंटिक के द्वारा अनलॉफुल कर दिया गया सती को। थर्ड तो गलत है, बाकी सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो विडो रीमेरेज में किन्होंने प्रमुख योगदान निभाया और बाद में लीगलाइज किया। देखिए, सती की बात नहीं कर रहे हैं, विडो रीमेरेज, विधवाओं के पुनर्विवाह की बात कर रहे हैं। तो आंसर हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के साथ जाएंगे। बहु विवाह नाम की बुक किन्होंने लिखी? बहु विवाह मतलब जिनकी एक से ज्यादा विवाह हो रही है, ठीक है, और इसके बारे में ये बुक है। तो पॉलीगेमी के खिलाफ भी आवाज उठाई जाती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। काफ़ी सारे बुक लिखे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, जिनमें वर्ण परिचय काफ़ी प्रसिद्ध है। वर्ण परिचय क्या है? मतलब एक बंगाली प्राइमर है, यानी बंगाली भाषा सीखने में ये आपकी काफ़ी मदद करेगा, और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लिखा गया है, पहली चीज़। दूसरी ये कि इनके काफ़ी सारे बुक्स हैं, जिनमें एक है बेताल पंचविंशति, उसके बाद बंगलार इतिहास है, जीवन चरित है, शकुंतला है, महाभारत है, काफ़ी सारी बुक्स हैं। इनमें विद्यासागर जी का सबसे फेमस जो बुक है, जो सोशल रिफॉर्म पर आधारित है, वो है विधो बहुविवाह, यानी वही बात है, बहुविवाह से ही एसोसिएटेड है, यानी विडोज राइट टू रीमेरी, यानी विधवाओं का अधिकार है रीमेरिज का। और ये बात भी अगर आप देखो तो बहुविवाह जो है ये पॉलीगेमी को बैन करने की बात करता है। ये तो नाम से स्पष्ट है, यानी ये पॉलीगेमी इसका मतलब ही है, बहु का मतलब मल्टीपल है और विवाह का मतलब मैरिजेस हैं। आंसर इसका ऑप्शन बी है, यह सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। सोम प्रकाश नाम के पत्रिका को किन्होंने प्रकाशित किया? देखिए, इसका आंसर भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही है, और इसे भी हम कवर करते हैं। तो सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर है, ये स्टार्ट किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। एडिटर कौन थे? तो द्वारकानाथ विद्याभूषण जी हैं। ये वीकली न्यूज़पेपर था जो कि संस्कृत प्रेस से आता था। ये IES का क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कहा था मैं सब कुछ कवर करूंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, तो आप देख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि किनके प्रयासों से जो लीगल ऑब्स्टेकल थे विडो रीमेरेज के, ये हटा दिए गए 1856 में। तो विडो रीमेरेज जब भी हटाने की बात आएगी तो डेफिनेटली आंसर आएगा ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ना दोस्तों, नेक्स्ट जो समाज सुधारक हैं उनका नाम है बाल शास्त्री जाम्भेकर जी। ये बॉम्बे से अपना संबंध रखते हैं, और ब्रेमेनिकल ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ इन्होंने प्रयास, इनके कदम थे, और खास तौर से जो दर्पण न्यूज़पेपर है ये इन्होंने स्टार्ट करा। ये बात डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। दर्पण न्यूज़पेपर जो है ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया? बाल शास्त्री जाम्भेकर जी के द्वारा। बाद में ये दिग्दर्शन नाम की पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं। ना दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं परमहंस मंडली की। तो अभी हमने ये कवर किया था उस क्वेश्चन में भी, ये 1849 में स्टैब्लिश होता है महाराष्ट्र में। और इनमें कौन कौन से फाउंडर रहते हैं? तो इनमें ददोबा पांडुरंग जी हैं, मेहता जी दुर्गाराम हैं, और काफ़ी सारे और भी लोग हैं, जो अगेन हिंदू रिलीजन में अगर आप देखो तो इनमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं। आइडियोलॉजी इनकी मानव धर्म सभा से भी संबंधित है, और ये तो एक बात तो पहली मानते ही हैं कि एक गॉड में वर्शिपिंग होनी चाहिए। दूसरा ये मानते हैं जो असली धर्म होता है, जो रियल रिलीजन होता है, ये प्रेम और मोरल कंडक्ट पर आधारित होता है, यानी नैतिक चीज़ों पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन एनडीए में रिसेंटली पूछा गया है। परमहंस मंडली के फाउंडर किस चीज़ में विश्वास रखते हैं? कास्ट लाइन के अकॉर्डिंग दूरियां होनी चाहिए समाज में, कास्ट सिस्टम को बहुत बढ़ावा देना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए,
तीसरा कह रहे हैं विडो रीमेरेज को ही रोक देना चाहिए। चौथा कह रहे हैं एक गॉड में विश्वास रखना चाहिए और कास्ट रूल को तोड़ना चाहिए। तो आंसर इसका डी है। मेन जो आइडिया है वो यही है, कास्ट रूल को ब्रेक करना है और वन गॉड की वर्शिपिंग होनी चाहिए, यानी मोनोथिज्म की बात ये कर रहे हैं ना। दोस्तों मोस्ट फेमस हम बात करेंगे ज्योतिबा फूले जी के विषय में। और जैसा कि हमें पता है इनका जन्म सतारा महाराष्ट्र में होता है और ये माली यानी गार्डनर कम्युनिटी से अपना संबंध रखते हैं। इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्टैब्लिशमेंट की जाती है। और आई नो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान है, सत्य शोधक समाज जो कि 1873 में स्टैब्लिश होता है। सत्य शोधक यानी ट्रूथ सीकर, सत्य की तलाश करनी है। इनमें क्या प्रमुख योगदान रहते हैं? पहला तो सोशल सर्विस, दूसरा एजुकेशन को बढ़ावा देना है वीमेन और लोअर कास्ट पीपल में। ज्योतिबा फूले जी का जो वर्क था सार्वजनिक सत्य धर्म, ये काफ़ी फेमस है, और गुलामगिरी भी। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं गुलामगिरी के ऑथर कौन है, तो आंसर होगा ज्योतिराव या ज्योतिबा फूले जी। ज्योतिबा जी की डेथ के बाद जो इनकी वाइफ रहती हैं सावित्री बाई फूले जी, ये सत्य शोधक समाज को संभालती हैं। और ये अपने आप में काफ़ी फेमस हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी वर्क करा है वीमेन की एजुकेशन को लेकर के, लोअर कास्ट की एजुकेशन को लेकर के। इसमें अगर आप देखो तो सावित्री बाई जी ने पोएट्री भी लिखी हैं और इनके जो कलेक्शंस है ये काव्य फूले और बवन काशी सुबोध रत्नाकर, इन नाम से हमें देखने को मिलते हैं, इन कलेक्शंस के नाम से। दोस्तों नाउ हम क्वेश्चन कवर करते हैं, ये यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है। ज्योतिराव फूले जी के सत्य शोधक समाज के बारे में हमें सही कथन ढूंढना है। 1873 में सेटअप होता है, बिल्कुल। दूसरा कह रहे हैं जो फूले जी का ये आर्ग्यूमेंट था कि ब्राह्मण्स वर द प्रोजेनी ऑफ एलियन आर्यंस, इसकी अभी हम चर्चा करते हैं। और फूले जी का फोकस था कुनबी पीजेंट्री में, तो ये हम कवर करेंगे। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कुनबी पीजेंट्री थी और ये मराठा आइडेंटिटी को प्रिविलेज एक तरीके से प्रदान करता है। कौन? कुनबी पीजेंट्री। देखिए यहाँ पे सभी बातें सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है इनमें बहुत लोग इन समझने में दिक्कतें आती हैं। तो फूले जी ने इस बात को क्रिटिसाइज किया कि ब्राह्मण्स का ये क्लेम था कि आर्यन एंसेस्ट्री के हैं, तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया, राइट। और इनका कहना था कि इन्वेडर्स के डिसेंडेंट हैं, तो इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है ना। एक और क्वेश्चन है, किस रिफॉर्मर की ये ऑटोबायोग्राफी है लुकिंग बैक के नाम से, और इसमें इन्होंने बताया है कि पूना में वीमेन के लिए स्कूल्स को ओपन करना है 1890s में। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए है, डीके कर्वे, ढोंडो केशव कर्वे। तो 1958 में भारत रत्न भी दिया गया है डीके कर्वे जी को, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है ये है लुकिंग बैक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टफ क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इसके बाद इन्होंने दो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी लिखे हैं, आत्मवृत है मराठी में और लुकिंग बैक है इंग्लिश में। अच्छा ये जो ये दिया गया है पुणे में विमेन के लिए गर्ल्स, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है ज्योतिराव फुले जी से, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से ऑटोबायोग्राफी की बात लिखी गई है। ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया 2016 में, सत्य शोधक समाज के बारे में। तो ये तो मुझे सिर्फ स्टेट दिखेगा तो मैं आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी स्टेट से संबंधित नहीं। महाराष्ट्र में खास तौर से ये देखने को मिला, ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट था, यानी कास्ट सिस्टम का खंडन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। सत्य शोधक समाज किनके द्वारा सेटअप किया गया? एनडीए में दो दो बार पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, स्टेट पीसीज में तो ये हर दूसरे साल पूछते हैं। आंसर इसका ऑप्शन बी है, ज्योतिबा फुले। ना दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं गोपाल बाबा वालंगकर जी की। तो इन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है और ये दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए जाने जाते हैं। और इनकी खास बात आप देखो तो इन्होंने विट्ठल विध्वंसक के नाम से जर्नल को प्रकाशित किया था। ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया था 2020 में कि विट्ठल विध्वंसक जो कि फर्स्ट मंथली जर्नल था अनटचेबल पीपल के लिए, ये इनके किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, गोपाल बाबा वालंगकर। ना दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं गोपाल हरि देशमुख जी की। तो ये लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं, यानी लोगों के हित के लिए ये जाने जाते हैं। ये सोशल रिफॉर्मर थे, महाराष्ट्र अपना संबंध रखते हैं। और खास तौर से आप देखो तो ये प्रभाकर के नाम से एक वीकली प्रकाशित करते थे, प्रभाकर के नाम से, और इसमें ये लोकहितवादी नाम का यूज करते थे। तो इस कारण से गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। हर एग्जाम में पूछा गया ऑलमोस्ट ये, तो ये आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी इनके कुछ पीरियोडिकल्स हैं जिनमें ज्ञान प्रकाश है, इंदु प्रकाश है, हितेक्षु है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसमें इन्होंने पूछा लोक हितवादी के विषय में किन्हें कहा जाता है। तो ये रिसेंटली सीएपीएफ में पूछा गया, सीडीएस में पूछा गया, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख। ना दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं गोपाल गणेश अगरकर जी की।
अगेन ये भी अपना संबंध महाराष्ट्र से रखते हैं और ह्यूमन रीजन के ये एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट होते हैं, यानी जो रेशनलिटी है ये इनकी बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो केसरी काफ़ी फेमस जर्नल है, काफ़ी फेमस पत्रिका है, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट की जाती है। इनके ये पहले एडिटर होते हैं, गोपाल गणेश अगरकर जी। इसके बाद ये खुद का भी पीरियोडिकल निकालते हैं, नाम रहता है सुधारक। बस ये ध्यान रख लीजिएगा, यही पूछेंगे एग्जाम में। ना नेक्स्ट बात करते हैं द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो ये फाउंड किया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को 1905 में एस्टेब्लिश करा एमजी रेनाडे जी की सहायता से। इसके बाद हितावत भी पब्लिश किया जाता है। हितावत एक जर्नल होता है, पत्रिका होती है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब फाउंड करी? देखिए, ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रिसेंटली पूछा गया। आंसर इसका क्या है? 1905। अच्छा, ये तो बंगाल विभाजन वाला ईयर है ना। ना दोस्तों नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने काफी सारे क्वेश्चन स्किप किया है, क्यों? क्योंकि वो बार बार यही चीज पूछ रहे हैं बहुत सारे एग्जाम में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किन्होंने करी, एनडीए में पूछा और कई सारे एग्जाम्स में। तो डेफिनेटली ये चीज तो यहाँ लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमें समय बचाना है जितना ज्यादा हम बचा सकें। आगे बात करते हैं सोशल सर्विस लीग की। तो सोशल सर्विस लीग जो है, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के फॉलोअर रहते हैं, एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी, इनके द्वारा फाउंड किया जाता है। और ये एटेक से भी जुड़े हुए रहते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी स्थापित करते हैं। ये क्वेश्चन रिसेंटली यूपीएससी ईपीएफओ के पेपर में पूछा गया कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना कौन करते हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, एनएम जोशी। ना दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करेंगे रामकृष्ण मूवमेंट की। तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस जो जी हैं, इनके विषय में काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखो तो स्वामी विवेकानंद जी के ये गुरु रहते हैं। कौन? रामकृष्ण परमहंस जी। और ये दक्षिणेश्वर काली काफ़ी प्रसिद्ध है ये बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में, और ये इनमें पृष्ठ होते हैं, ठीक है। और इनके बचपन का नाम, रामकृष्ण परमहंस जी के बचपन का नाम होता है गदाधर चट्टोपाध्याय। इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स रहते हैं डेफिनेटली। स्वामी विवेकानंद जी, जो कि रामकृष्ण परमहंस जी के डेथ के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कब? 1897 में। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा इसका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेलूर में। ये भी पूछते हैं एग्जाम में। तो बेलूर ये कलकत्ता के पास है। सेल्वेशन यानी मोक्ष के बारे में बात की गई, तो ट्रेडिशनल वेज है रिनंसिएशन के, यानी मेडिटेशन है, भक्ति है, इन सब चीज़ों के विषय में है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो आंसर इसका ए है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्य समाज की। तो आर्य समाज जो है, ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा फाउंड किया जाता है, जिनके बचपन का नाम होता है मूल शंकर। तो ये पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये जो मूल शंकर जी हैं, ये गुजरात में इनका जन्म होता है, और ये 15 साल तक जो है ये सत्य की तलाश में रहते हैं। आर्य समाज की स्थापना करते हैं बॉम्बे में। बॉम्बे में पहला ब्रांच सेटअप होता है 1875 में। बाद में हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके लाहौर ले जाया जाता है। दयानंद जी के जो व्यूज़ हैं, विचार हैं, ये सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के विषय में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी से जुड़ा हुआ है। इनका विजन वही है, क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, एक यूनाइटेड इंडिया हमारा होना चाहिए। और इनका मानना था कि वेदास इनफॉलिबल है, और गो बैक टू वेदास का स्लोगन इनके द्वारा दिया गया। आर्य समाज ने इवन बॉयज़ और गर्ल्स के लिए मिनिमम एज को भी फिक्स करा था ना। बहुत सारे सवाल हैं, ये रिसेंटली यूपीएससी सीबीआई के पेपर में पूछा गया। इन्होंने आइडल वर्शिप का सपोर्ट नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा। पहली बात बिल्कुल सही है। ये अगेंस्ट है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के कास्ट के, हाँ ये बात भी सही है। तीसरा कहा जा रहा है हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट में इन्होंने योगदान दिया। तो आर्य समाज 1875 में स्टैब्लिश होता है, ये 1856 की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है कहीं से भी। तो इस कारण से आंसर इसका ऑप्शन बी है, 1 और 2। आर्य समाज के सोशल बेस के बारे में पूछ रहे हैं, सामाजिक आधार के बारे में। ये पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में था मेनली। दूसरा कह रहा है इनमें ट्रेडिंग कास्ट शामिल थे। तीसरा कह रहा है ब्रह्मो समाज से मच मोर लिमिटेड था। देखिए नहीं, आर्य समाज के काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे, ऐसे कह पाना कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तीसरा गलत है, आंसर इसका ऑप्शन ए है। डेफिनेटली काफ़ी सारे ट्रेडिंग कास्ट तो थे ही, बट ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था,
काफ़ी सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं आर्य समाज के। ना दोस्तों, आर्य समाज के बारे में अगला जो सवाल है ये यूपीएससी सीएपीएफ 2019 में पूछा गया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है ट्रेडिंग कास्ट में। अब देखो ना, ये स्टेटमेंट वगैरह भी रिपीट होते हैं। तो सीडीएस का पेपर भी करके जाना है सीएपीएफ एस्पिरेंट्स को काफ़ी अच्छे से। ये शुद्धि यानी मास प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। तो शुद्धि यानी वापस से रिलीजन में ये रिफोल्ड करवाते हैं। दूसरा कहा जा रहा है जो आर्य समाज के मॉडरेट्स हैं ये लाला हंसराज जी और लाला लाजपत राय जी के द्वारा हेड किया जाता है। और ये एक दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी कॉलेजेस के चेन को सेटअप करते हैं। चौथा कह रहे हैं आर्य समाज के में कम मेंबर्स देखने को मिल रहा है ब्रह्मो समाज से। अच्छा, ये यही क्वेश्चन से आई थिंक फ्रेम क्या आ रहा है, आप देख सकते हो। मच मोर लिमिटेड पूछ रहे हैं ब्रह्मो समाज से, फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कम मेंबर हैं ब्रह्मो समाज से। तो ये बात गलत है, ठीक है, फोर्थ गलत है, क्योंकि काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे इनके भी। ऐसे कंपैरिजन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बाकी बातें बिल्कुल सही है, ठीक है, मास प्यूरिफिकेशन तो है ही। आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल सिविल सर्विसेज 2001 का है। पहला कहा जा रहा है आर्य समाज 1835 में सेटअप होती है। तो ये बात गलत है, अभी हमने पढ़ा है ये 1875 में सेटअप होती है। दूसरा कह रहे हैं लाला लाजपत राय जी ने आर्य समाज की अपील को अपोज किया, विरोध किया इनका, और इन्होंने कहा, अच्छा ये जो बात कह रहे थे कि वेदास की अथॉरिटी है, इस चीज़ को भी नकारा गया लाला लाजपत राय जी के द्वारा। तो ये बात गलत है। देखिए आर्य समाज से खुद ही लाला लाजपत राय जी जुड़े हुए थे, तो ये इनका विरोध क्यों करेंगे, वो वेदास की अथॉरिटी का विरोध क्यों करेंगे, ये बात गलत है, ठीक है। केशव चंद्र सेन जी के नेतृत्व में ब्रह्मो समाज ने विमेन एजुकेशन को कैंपेन करा, बिल्कुल सही है। और विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना करी, ये तो है ही। तो तीसरा और चौथा सही है, बाकी के गलत है। नेक्स्ट यूपीएससी सीएपीएफ के क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्य समाज में एक स्प्लिट देखने को मिला, किन आधार पर। देखिए होता क्या है, जब दयानंद जी की डेथ होती है 1883 में, तो इसके बाद आप देखो तो दयानंद सरस्वती जी की डेथ के बाद समाज में काफ़ी सारे इलस्ट्रियस मेंबर्स होते हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फील्ड रहता है हमेशा से ही आर्य समाज के लिए। जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज हैं, जो कि डीएवी कॉलेज हैं, ये इस्टेब्लिश किया जाता है 1886 में लाहौर में। और लेकिन डिफरेंस आ जाता है समाज के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच। पहले जो एक पार्टी रहती है, इनका नाम रहता है कॉलेज पार्टी। दो ग्रुप हैं बेसिकली, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे महात्मा महात्मा पार्टी कह लो या गुरुकुल पार्टी आप कह सकते हो। तो जो कॉलेज पार्टी है, इनका कहना होता है, इनमें कौन कौन लोग हैं, लाला हंसराज जी हैं, लाला लालचंद जी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं। इनका ये कहना रहता है कॉलेज पार्टी का कि आप इंग्लिश एजुकेशन को भी करिकुलम में शामिल करो। यानी जो शिक्षा है दी जा रही है स्कूल या कॉलेज के थ्रू, इनमें इंग्लिश एजुकेशन शामिल होना चाहिए डेफिनेटली। बट जो महात्मा पार्टी है, इनका कहना रहता है कि नहीं, संस्कृत और वैदिक फिलोसफीज को बढ़ावा देना चाहिए। और एंशियंट गुरुकुल यानी जो प्राचीन इंडिया में हम देखते हैं एंशियंट गुरुकुल सिस्टम को, इस चीज़ को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये एक मुद्दा था फैक्शन का यानी स्प्लिट का। दूसरा मुद्दा क्या था कि जो कॉलेज पार्टी है, इनका कहना था कि नॉन वेजिटेरियन के हम अगेंस्ट नहीं है, ये चीज़ें पर्सनल ओपिनियन है, डाइट तो पर्सनल चॉइस होता है। जबकि आप देखो तो महात्मा पार्टी का कहना था कि जो आर्य समाज के लोग हैं इन्हें स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। तो इन दो मुद्दों के आधार पर आर्य समाज स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो तो मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियनिज्म, डेफिनेटली ये एक मुद्दा रहता ही है। और एंग्लिसाइज्ड यानी इंग्लिश एजुकेशन वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, ये दो मुद्दे मुख्यतः रहते हैं। कन्वर्ट शुद्धि, ये बात डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, कास्ट सिस्टम के कारण फ्रैक्शन नहीं होता है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछा गया है। आंसर इसका आंसर सी होना चाहिए, 1 and 4। ना दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सेवा सदन की। तो ये इस्टेब्लिश किया आता है बहराम जी मालाबारी जी के द्वारा, ये सेवा सदन को फाउंड करते हैं। बस यही बात आपसे पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इनके प्रयासों से एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। तो एक क्वेश्चन और है, देखिए ये तो जो सेवा समिति है ये अलग चीज है, एक सेवा सदन है, इसलिए मैं पीवाईक्यूज को साथ में ला रहा हूँ। तो सेवा सदन जो है ये तो स्टेब्लिश किया जाता है बहराम जी मालाबारी जी के द्वारा। बट जो सेवा समिति है ना, ये फाउंड किया जाता है हृदयनाथ कुंजरू जी के द्वारा इलाहाबाद में 1914 में। ये क्वेश्चन आप देखो सीडीएस में दो दो बार पूछा गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आई थिंक 3 बार पूछा गया है ये। अभी हम इनकी चर्चा करते हैं। तो सेवा समिति क्या था, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ही मेंबर्स इनमें मुख्यतः देखने को मिलते हैं। और ये फाउंड किया गया था हृदयनाथ कुंजरू जी के द्वारा 1914 में इलाहाबाद में। इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, वही जो काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं जैसे बाढ़ वगैरह, तो इनमें ये मदद करते हैं। एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम रहता है।
जैसे इन्होंने ये भी पूछा है कि सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन, तो सेवा समिति जब भी आएगा तो आंसर क्या आएगा? हृदयनाथ कुंजरू जी। तो ये एक बार CDS 2022 के सेकंड पेपर में पूछा इन्होंने। इसके बाद ये देखो 2020 में अगेन, 2023 में अगेन, तो बहुत बार रिपीट करती है चीज़ें ना। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं देव समाज की। तो देव समाज लाहौर में 1887 में स्टेब्लिश होता है शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा ना। धर्म सभा के बारे में तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है। ये काउंटर एक समाज रहता है, काउंटर सभा रहती है ब्रह्मो समाज के खिलाफ। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं राधा स्वामी मूवमेंट की। तो इनके फाउंडर रहते हैं तुलसी राम, जो कि एक बैंकर रहते हैं आगरा से, और इन्हें शिव दयाल साहेब भी कहा जाता है। इनके द्वारा ये सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट जस्टिस मूवमेंट की बात करते हैं। तो जस्टिस जो मूवमेंट है ये मद्रास प्रेसिडेंसी में देखने को मिलता है। CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज जी इनके प्रमुख योगदान रहते हैं। नेक्स्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करें तो ये EV रामास्वामी नायकर जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट ये देखने को मिलेगा श्री नारायण गुरु जी और N कुमारन आसन जी के द्वारा ये सेटअप किया जाता है। अन्य प्रमुख योगदानों में देखो आप तो TK माधवन जी भी हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ये MG रेनाडे और रघुनाथ राव जी के द्वारा फाउंड किया जाता है और इनका पहला सेशन 1887 में होता है, उसी जगह पे जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेन्यूज रहती हैं। नाउ दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सर सैयद अहमद खान जी और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। तो ये अगर आप देखो तो ये सैयद अहमद खान जी रिस्पेक्टेबल मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म होता है। ये जुडिशियल सर्विस के लॉयलिस्ट मेंबर रहते हैं। 1876 में रिटायरमेंट के बाद ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बनते हैं और नाइटहुड की उपाधि इन्हें मिलती है 1888 में। तो इनके जो मेन टीचिंग आइडियाज देखो तो इन्होंने वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन के इंक्लूजन की बात करी है। यानी जो पाश्चात्य शिक्षा है यानी वेस्टर्न एजुकेशन है, इन्हें भी कुरान की टीचिंग के साथ शामिल करना चाहिए। और ये रेशनलिज्म की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारा अगर आप देखो तो स्कूल्स वगैरह इस्टेब्लिश करा और इनमें मोहम्मदन एंग्लो जो ओरिएंटल कॉलेज है जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं, ये इनके द्वारा सेटअप किया गया था 1875 में। तो सैयद अहमद खान जी के प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज़ जो इनके मैगजीन थी तहदीबुल अखलाक, इसके द्वारा ये प्रोपगेट होती हैं। नाउ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये UPSC CDS में पूछा गया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। दूसरा कहा जा रहा है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये इस्लामिक एजुकेशन के लर्निंग को प्रमोट करने के लिए देखने को मिलता है मुख्य तौर से। तो आई थिंक पहली बात भी गलत है। और दूसरा अगर आप देखो तो इस्लामिक एजुकेशन के लर्निंग को प्रमोट करना, ये अगर आप देखो तो इसका आंसर जो दिया गया वो ऑप्शन डी है। ये बात सही है, ठीक है, इस्लामिक लर्निंग वाली बात सही है, बट जो मुख्य आधार है वो वेस्टर्न एजुकेशन है कोर फिलोसॉफी में, खास तौर से इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ। तो दोनों ही बातें यहाँ पे शामिल रहेंगी तब ये स्टेटमेंट सही होता, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो आंसर इसका डी है ना। ये क्वेश्चन रिसेंटली NDA में पूछा गया है। पहला कह रहे हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये अलीगढ़ में फाउंड किया जाता है सैयद अहमद खान जी के द्वारा। दूसरा कह रहे हैं सैयद अहमद खान जी ग्रेट बिलीवर रहते हैं रिलीजियस टॉलरेशन में, हिंदूज, पारसी और क्रिश्चियन के भी कंट्रीब्यूशन ये करते हैं इनके कॉलेजेस के फंड्स में। तो देखिए दोनों बातें बिल्कुल सही है, ये तो हमें पता ही है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और डेफिनेटली हर धर्म के योगदान, रिलीजियस टॉलरेशन की बात देखने को मिलती है। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। सो उम्मीद है आपको इस सेशन से काफ़ी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।